फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। हाँ सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर चर्चा की जा रही है पूरे देश। देखिए, हम तो पहले से इस बात को कहते आए हैं कि इस देश में एक संविधान, एक नियम होना चाहिए। समान नागरिक संहिता आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने लगातार इस देश में इस तरह से अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नियम बनाकर एकात्मता का जो सूत्र है उसके खिलाफ काम किया था। मेरा मानना है कि कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता इस देश के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण दोनों है। इससे निश्चित रूप से हर वर्ग को देश की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब मध्य प्रदेश सहित तमाम जो राज्यों में चर्चा शुरू हो चुकी है। खासतौर पर बीजेपी शासित राज्य में उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश का एक नंबर आ चुका है, जहां पर अब इस मसौदे को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। आपने देखा कि देखिए, हम तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हम तो पहले से कैलाश सारंग ने क्या कुछ बयान दिया है और साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी और बीजेपी से गैर बीजेपी जो पार्टी उनके ऊपर निशाना साधा है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि देश में एक समान नियम होना चाहिए। लेकिन इस विषय पे चर्चा शुरू करें और हमारे जो विशेष जो मेहमान उनसे परिचय करें, उससे पहले आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से किस मामलों पे असर पड़ सकेगा, ये हम अपनी स्टडी के अनुसार आपको बता रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कांग्रेस की सरकारों ने लगातार करीब 13 मामलों पर असर होगा, जिसमें शादी की उम्र जो है वो डिसाइड हो जाएगी कि आखिर इस तरह से कई जो मजहब हैं उसमें शादी की उम्र जो है वो तय नहीं होती है, लेकिन अलग अलग नियम बनाकर महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जो है शादी की उम्र का पैमाना तय हो जाएगा, मापदंड तय हो जाएगा। जैसे 18 वर्ष की उम्र मानी जाती है उस तरह से कॉमन सिविल। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो विषय वो है विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इस देश के अक्सर लिए हम देखने में आते हैं कि विवाह रजिस्ट्रेशन की हम तभी जो है जरूरत महसूस करते हैं जब दूसरे देश के वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तब हमें अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ता है। लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो उसके बाद विवाह का जो रजिस्ट्रेशन है, मैरिज रजिस्ट्रेशन है, वो अनिवार्य कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर देखते हैं तो बहुविवाह पर रोक लगेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। खासतौर पर इस्लाम में मुस्लिम जो है वो बहुविवाह करते हैं, यानी कि एक से अधिक विवाह करते हैं। उस जो परंपरा है उस पर पूरी तरह से यहां पर रोक लग दी जाएगी, पूरी तरह से रोक लग जाएगी। यानी कि जैसे हिंदू में अगर देखते हैं वहां पर एक विवाह से ऊपर अगर कोई विवाह करना चाहता है तो उसे पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन अगर हम मजहब इस्लाम की बात करें तो वहां पर बहुविवाह जो है वो मान्य माना जाता है। लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड होने के बाद एक से ज्यादा महिला से स्त्री से शादी करना गैर कानूनी हो जाएगा इस विषय पे आने बाद। इसके अलावा हलाला और इद्दत जैसी जो प्रथा है, कुप्रथा जिसे हम कहेंगे, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय में देखने में आता है कि अगर किसी महिला का तलाक हो जाता है और दोबारा अगर वो अपने पति के साथ रहना चाहती है तो उसे हलाला और इद्दत जैसी जो परंपरा है उसका पालन करना पड़ता है, और जिसकी वजह से काफी जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाएं बंद कर दी जाएंगी। इसके अलावा तलाक के नियम भी जो है उसमें जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। ट्रिपल तलाक पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आपको तलाक लेने के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। आप सिर्फ मौखिक जो है आपने 3 तलाक बोल दिया उससे आपका तलाक नहीं होगा। भरण पोषण की जहां तक बात है तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर कोई भी स्त्री अगर उनका तलाक हो जाता है या किसी पुरुष का तलाक हो जाता है तो भरण पोषण, उनके जो आश्रित हैं उन आश्रितों का भरण पोषण की भी पूरा का पूरा जो है जिम्मेदारी पूरी तय की जाएगी। अक्सर हम देखते हैं जो आश्रित होते हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं तलाक के बाद, तो ये नहीं हो पाएगा। इसके अलावा सास ससुर की देखरेख दोनों पक्षों में है। अगर कोई पुरुष अगर तलाक लेता तो और
उसके ऊपर जो आश्रित अगर सास ससुर हैं तो उन्हें उसका भरण पोषण करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर कोई स्त्री अगर तलाक लेती है, उसे अगर पैसे मिलते हैं लेकिन उसके सास ससुर के पास जो है भरण पोषण की जिम्मेदारी नहीं है, तो सास ससुर की देखरेख के नियम भी यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे। गोद लेने का अधिकार, जी हाँ, गोद लेने का अधिकार अगर हम देखना जाए तो खासतौर पर मुस्लिम समुदाय में गोद लेने का जो है अधिकार नहीं होता है महिलाओं को। तो अब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद वो भी गोद ले सकेंगी बच्चों को, और नियम जो है काफी सरल भी बनाए जाएंगे, काफी मजबूत भी बनाए जाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत। इसके अलावा बच्चों की देखरेख का भी जो है जो विषय है वो भी काफी मजबूती के साथ रखा जाएगा कि बच्चों के, अक्सर हम देखते हैं कि जो अगर माता पिता का देहांत हो जाता है तो उसके बाद जो बच्चे के जो कई लालची जो अभिभावक होते हैं वो उनकी देखरेख के नाम पर जो उनका अभिभावक बन जाते हैं, उनकी सारी संपत्ति लूट लेते हैं। तो ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए जो है इन बच्चों की देखरेख के नियम भी सख्त बनाए जाएंगे, मजबूत बनाए जाएंगे। उत्तराधिकार कानून में भी इसको लेकर बहुत ही स्पष्टता रखी जाएगी, और कौन से जो बच्चे हैं किस तरह से अपनी संपत्ति के वारिस बन पाएंगे उसको लेकर भी इसमें उत्तराधिकार कानून में स्पष्टता दी जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण, जी हां, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जनसंख्या नियंत्रण, जिसको लेकर अक्सर चर्चा आ रही है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट जिस तरह से हो रहा है उसे रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून होना बेहद जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के जरिए जो है उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए उनका जनसंख्या नियंत्रण की जा सकेगी। और कितने बच्चे होंगे, अभी इसमें मसौदा जो तैयार है उसके हिसाब से करीब 2 बच्चे ही इसमें अलाउ किए जाएंगे। 2 बच्चे से ऊपर अगर होते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका वोट का देने का अधिकार भी छीना जा सकता है। इस तरह की चर्चा जो है इस समय हो चुकी है इस मसौदे को लेकर। बच्चों की कस्टडी का जिससे विषय हम आपको बता रहे हैं कि कस्टडी को लेकर भी इसमें स्पष्टता आएगी। साथ ही साथ लिव इन रिलेशनशिप, आखिरी पॉइंट है लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें अगर कोई स्त्री पुरुष लिव इन में रहते हैं तो अक्सर हम देखने आते हैं कि समाज में इस तरह की जानकारी बहुत ही गोपनीय रखी जाती है, लेकिन मौजूदा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जो है लिव इन रिलेशनशिप में भी अब पूरी तरह से स्पष्टता आएगी। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी यहां पर जानकारी दी जा सकेगी। हम आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में जानकारी दी जा सकेगी इसके तहत। तो ये हम बता दें, हमारे गेस्ट भी हमारा आना शुरू हो चुके हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जो है अब आपको किसी तरह का लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपको उसको जानकारी देनी पड़ेगी। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही खास पैनल हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, हम उनका परिचय भी आपसे कराएंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं मृणाल पंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मृणाल जी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ ब्रिज गोपाल लोया जी जुड़े हुए हैं। ब्रिज गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं वरिष्ठ एडवोकेट देवेंद्र रावत जी। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा मृणाल जी, इस तरह की बातें सामने आती हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में है, और अगर नहीं है तो अब तक आपकी कई दशकों तक भारत में सरकार रही है, समान नागरिक संहिता को आपकी पार्टी के द्वारा लागू क्यों नहीं किया गया? जी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कोर्ट की चिंता होती तो केंद्र सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए थी। वो तो अब मध्य प्रदेश के चुनाव वापस नजदीक आ गए पर उकसाने वाले और समाज में विभाजनकारी विषय वाले मुद्दों पर बात अगर ये देश की बहुत प्राथमिकता हो। मृणाल जी, मैं आपसे फिर से संपर्क करूंगा, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं मिल रही है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाएं, आवाज आपकी पूरी तरह से कट रही है। जी, मैं मृणाल जी फिर से आपके पास, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, आप फिर से बोलेंगे? नहीं, आप रुकिए से, मैं आपको थोड़ा आपकी वॉइस क्लियर हो जाए मैं इसमें आता हूं। ब्रिज गोपाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ पर जो समझ में आ रहा है, मृणाल जी का ये कहना है कि साहब ये जो तमाम जो कवायदे हैं वो पूरी तरह से जो है वो चुनाव को लेकर की जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को आपकी पार्टी के द्वारा की जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आशुतोष जी, मुझे नहीं लगता कि आपने ये प्रश्न मिला किया था। आपने मृणाल जी से तो प्रश्न कुछ और किया था। इतने चुनाव देश में आए, इतने चुनाव प्रदेश में आए, आपकी और आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है ये आपने पूछा था। अब प्रश्न इस बात का होता है कि देखिए, भारत के संविधान का आर्टिकल 25 to 28 25 से 28 लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, और उसी संविधान का आर्टिकल 44 ये कहता है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, समान नागरिक संहिता की बात की जाती है। इस देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा कि हम उचित समय आने पर इसका प्रावधान करेंगे।
इसके बाद बड़ा जो मामला आया वो मामला आया 1985 में, जब शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि 200 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। परंतु तुष्टीकरण की राजनीति के चलते राजीव गांधी जी की सरकार, देखिए आप किस तरह से हुआ है कि पहले तो उनके कानून मंत्री आरिफ मोहम्मद खान थे, उन्होंने उसके कोर्ट के फैसले के पक्ष में भाषण दिया सदन में, कांग्रेस पार्टी की सरकार की ओर से, राजीव गांधी की सरकार की ओर से। इसके बाद कुछ मौलानाओं के दबाव में कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी आ गए और उस दबाव का परिणाम ये हुआ कि बाद में कानून मंत्री का इस्तीफा हुआ और नया कानून अमेंडमेंट आया। उस अमेंडमेंट में वो 200 रुपए के कारण वो अमेंडमेंट नया कानून आया कि ट्रिपल तलाक को संरक्षण दिया जाएगा। चुनाव देश में आए, 2017 में सायरा बानो के मामले में हाईकोर्ट ने ये कहा, प्रश्न इस बात का होता है, देखिए भारत के संविधान दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये कहा कि समान नागरिक 25 से 28 लोगों को धार्मिकता देता है और उसी संविधान का आर्टिकल 44 में यदि वाजिब है तो उसकी आड़ लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2001 में कहा कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा कि हम उचित समय आने पर इसका प्रावधान करेंगे। इसके बाद बड़ा जो मामला आया वो मामला आया दूसरे पक्ष की बात करना हूँ। आपने जितनी 13 चीजें बताई, 13 में से किसे ऐतराज सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि 200 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता दिया जाना वो सुधरे, परंतु संतानों को बराबरी का उत्तराधिकार मिले, तो ये तो हम कानून में नहीं ला रहे। किसी मुसलमान की संपत्ति किसी हिंदू को देना पड़ेगी, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। केवल मुसलमानों के प्रति भय का माहौल बनाने का जो काम लिबरल विरोध करता है। आज भी मैं आपको बता दूं कि गोवा देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ कॉमन सिविल कोड लागू है, और उस दबाव का परिणाम ये बाद में कानून मंत्री का इस्तीफा हुआ और नया कानून अमेंडमेंट आया। जातियां रह रही हैं और अमेंडमेंट में वो 200 रुपए के कारण वो अमेंडमेंट हुआ और नया कानून आया कि ट्रिपल तलाक को संरक्षण दिया जाएगा। तीसरी बात, 2017 में सायरा बानो के मामले में हाईकोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। अभी दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये कहा तो हम कि देश में समान नागरिक कानूनों की आवश्यकता है, क्योंकि कई लोग जैसे बहुपत्नी प्रथा जो वो इस्लाम में यदि वाजिब है तो उसकी आड़ लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में 2001 में कहा कि जब तक करने के लिए बहुपत्नी प्रथा इस्लाम में है, इस्लाम लोगों को आकर्षित करता रहेगा, यानी केवल विवाह करने का वातावरण तैयार करने का ये तो हुआ एक बात। दूसरे पक्ष की बात करता हूँ, आपने जितनी भी 13 चीजें बताई उन 13 में से मृणाल जी तक मेरी आवाज अब पहुंच पा रही है? ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं की मुक्ति हो, जो उत्तराधिकार के नियम है वो सुधरे, सभी संतानों को बराबरी का उत्तराधिकार मिले। तो हम कानून किसी मुसलमान पहली बात तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ये कुछ भी नहीं है, केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है पहले, और अगर इसके पक्ष में भी है अगर कांग्रेस पार्टी, तो अब तक आज भी मैं आपको बता दूं समय था, गोवा देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ कॉमन सिविल कोड लागू है। वहाँ किसे क्या परेशानी? क्या वहाँ ईसाई नहीं रह रहे? क्या वहाँ पुर्तगालीज नहीं रह रहे? क्या वहाँ मुसलमान नहीं रह रहे? सारी जातियां रह रही हैं और एक ही कानून के तहत रह रही हैं, एक ही कानून की छाया में रह रही हैं। परंतु जिन लोगों की आदत पुष्टिकरण की है वो इसका विरोध करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, हमने स्थापना का वर्ष 1951 जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, उस समय ये निर्णय किया था कि जब हम सरकार में होंगे तो हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हम कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35 ये हटाएंगे और जब हम बहुमत में होंगे तब कॉमन सिविल कोड लाने का प्रयास करेंगे। हमने अपने 2 वादे पूरे किए, तीसरे वादे के लिए काम कर रहे हैं और जिस काम को करने के लिए भारतीय पार्टी और जनसंघ की 5 पीढ़ियां गई वो काम हम कर रहे हैं। और जिस काम के लिए जो 13 बिंदु है, बहुविवाह प्रथा है इस्लाम में, से प्रारंभ किया था, उसकी बात 2023 कपोल कल्पना है आज की स्थिति में। जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा, जब तक उसके सेक्शन परिभाषित नहीं होंगे, उन सेक्शनों में क्या प्रावधान किया गया है, जब तक ये जानकारी देश के नए सामने नहीं आएगी, तब तक बिना किसी आधार पर कोई भी राजनीतिक दल जो जनता के प्रति जवाबदेह है वो कैसे अपनी रिएक्शन दे सकता है, कैसे अपना स्टैंड ले सकता है। ठीक है, थोड़ा उसको और कानूनी तौर पे समझते हैं मृणाल जी, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ देवेंद्र रावत जी भी जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे जरिए समझेंगे। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर
आपका क्या विचार है, किस तरह का ये मसौदा है, इस पर देश भर में चर्चा हो रही है? कि देश संविधान के अनुसार चलता है जी। इस देश में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों ने समय समय पर हर राज्य सरकार को ये स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि कॉमन सिविल कोड इस देश और राज्य के प्रत्येक नागरिकों पर लागू होना चाहिए, तभी देश में एक रूपता आ सकती है। जी। जो ये 13 बिंदु आपने बताए हैं, ये 13 बिंदुओं ही वो हैं बिंदु हैं जो कॉमन सिविल कोड पे जो है कि जो एक प्रोफार्मर है उसमें पब्लिक डोमेन में है जी। और सब लोग जानते हैं कि इस देश की आज़ादी के लिए ये जनसंख्या विस्फोट हो रहा हो, चाहे उसमें तरह तरह की जो हमारी माताएं बहनें उनको उनके अधिकारों से वंचित कर हमेशा उनके गले पर एक तलवार लटकी रहती है तलाक की, और अपने जो जिंदगी भर जहाँ रहती है उस प्रॉपर्टी से में उसका कोई हक नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी संसद को ये वो दिया है, निर्देश दिया है कि वो जितनी जल्दी हो सके इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें, और ये देश की आवश्यकता है, और इससे देश के प्रत्येक नागरिकों में जो है समान कानून रहेंगे। जब आपराधिक मामलों में समान कानून पूरे देश में लागू हो सकता है, तो मैं पूछता हूं कि सिविल मामलों में क्यों नहीं होना चाहिए जी। वो क्या कारण है? और यदि कोई इसका विरोध करता है तो निश्चित ही वो कहीं ना कहीं संविधान में उल्लेखित जो उसका भी जो है अपमान कहीं ना कहीं वो करती है। देवेंद्र सिंह जी, मैं मृणाल जी के पास जाऊं, उससे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि उनका कहना है कि सब मसौदा जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि इस विषय पे काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है, सरकार इस पर कुछ अब निर्णायक स्थिति में आती नजर आ रही है, तो मसौदा क्या क्लियर नहीं है, क्या कुछ आएगा? मृणाल जी को मेरा निवेदन यह है कि यदि खुली आंखों से आप देखोगे तो पब्लिक डोमेन में सब हैं, और यदि आपको किंतु परंतु करना है किसी राजनीतिक जो भी आपके वो हों गोल हों उसके कारण, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मृणाल जी, क्या ये वजह नहीं है कि अक्सर जब भी बात आती है, मतलब इसमें डिप्लोमेटिकली लाइन बोल दी जाती है और बहुत ही मतलब ऐसे गोल गोल बातें कर दी जाती है, अगर इसको समझना चाहें मृणाल जी कि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस का काफ़ी पक्ष में माना जाता है, और अब चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर काफ़ी ऐसे जो हैं, हालांकि मुस्लिम महिलाओं को इसमें काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक बड़ा जो वोट बैंक है वो उससे छिटक सकता है अगर हम उसके पक्ष में आ जाएं, तो बहुत ही सदी हुई और बहुत ही धीरे धीरे जो प्रतिक्रिया दी जा रही है। हालांकि मैं एक सवाल लगातार आपसे पूछ रहा हूं और तमाम कांग्रेस नेताओं से कि भाई ये मौका आपके पास भी था, राम मंदिर के वक्त भी हमने पूछा था कि भाई ये मौका आपके पास भी था, और अब ये भी हम पूछ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मौका आप लोग के पास भी था, अब ये पूरी तरह से टॉस हो रहा है, तो क्या इसमें ये कांग्रेस की मजबूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का इसलिए कहीं ना कहीं बहुत उत्साहपूर्ण तरीके से स्वीकार नहीं करना है क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक जो मुस्लिम वोट बैंक है वो छिटक सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें तो समाज के हर वर्ग और हर धर्म की चिंता है। हिंदुस्तान बहु संस्कृति बहु परंपराओं वाला देश है, और ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर किसी हिंदू परिवार ने 3 बच्चे पैदा कर दिए पुत्र की आशा में, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत आप उसे जेल भेज देंगे? पर चूंकि प्रावधान स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम अभी कैसे प्रतिक्रिया दे दें। हमें चिंता इस बात की है कि कहीं ऐसा न हो कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम लेके हिंदुस्तान में अलग अलग वर्गों की सालों से चली आ रही परंपराओं पर आक्षेप किया जाए और बिना जरूरी कारण के उनको जेल भेज दिया जाए। क्या नात्रा प्रथा जो आदिवासी समाजों में गांवों में महिलाओं को वापस सम्मानजनक स्थान देती है, वापस उनका पुनर्विवाह करवाती है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको बंद कर देगी? क्या नात्रा करने वाले पुरुष को जेल भेज दिया जाएगा? तो जब तक प्रावधान स्पष्ट नहीं है तब तक हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया दें? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि देश में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये जनसंख्या ही देश की सबसे बड़ी ताकत है और हिंदुस्तान को 21वीं सदी में विश्व गुरु बनाने में जनसंख्या हिंदुस्तान के लोग। लेकिन मैं मृणाल जी आपको थोड़ा टोक रहा हूं, मैं आपको उन देशों के नाम भी बता देता हूं।
उन देशों के नाम भी बता देता हूं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और बड़े चौंकाने वाले देश हैं सर। उनका नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि क्या वाकई में इतने बड़े देश हैं। अमेरिका, आयरलैंड, इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, ये मतलब ये हमारे ऐसे पड़ोसी मुल्क भी हैं जहां पे इस्लामिक कानून है। इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है, वहां पे भी इससे विविधता थी। मलेशिया, सूडान, ये तमाम ऐसे देश हैं। इजिप्ट का मैंने नाम लिया जैसे, ये तमाम ऐसे देश हैं जहां पे ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। पाकिस्तान जब हमसे अलग हुआ तो वहां पे भी काफी विविधताएं थी। भारतवंशी वहीं रह रहे थे, वहां पर कन्वर्जन से पहले वहां पे बहुत ही तादाद में जो है हिंदू भी रह रहे थे, अलग अलग समुदाय भी रह रहे थे। बांग्लादेश में तो 1971 में जो है जब बांग्लादेश बना वहां पे भी यूसीसी लागू हुआ है। तो मतलब ऐसे देश हैं, अमेरिका से, अमेरिका की बात नहीं हम करें, पिछड़े अगर देश तो सूडान में भी यूसीसी है, इजिप्ट में भी है। और ये मोस्टली जो है इस्लामिक स्टेट हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जब वहां पर जहां पर शरिया कानून को लेकर वकालत की जाती है, वहां पर भी समान नागरिक संहिता को लेकर इतना ब्रॉडनेस है, तो भारत जैसा देश जहां पर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है, वहां पर सबको समान कानून में दिक्कत क्या है? जिस तरह का आप जो तर्क दे रहे हैं यहाँ पर मृणाल जी। मुझे नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व और सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, सूडान, मैंने उदाहरण दिया आपको कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। मुझे ये भी नहीं पता था कि वहां अमेरिका में भी है, आयरलैंड में भी है। मुझे ये भी नहीं पता था कि भारत की वर्तमान सरकार वहां के कानूनों को हिंदुस्तान में लागू करना चाहती है। मेरा तो छोटा सा निवेदन है कि सरकार ड्राफ्ट प्रस्तुत करे। जब तक कानून में क्या आने वाला है ये नहीं पता होगा। सर, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ, वी आर नॉट द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी सर। अगर हमने कहीं से डेमोक्रेसी सिस्टम लिया है तो हमने भी अच्छाइयां ली हैं। और भारत का तो हमेशा से वो रहा है कि जहां कोई अच्छाई है उसको ले लेनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप ये कह रहे हैं कि उद्बुद्ध हो रहा है यहां से इससे कि भाई साहब पाकिस्तान में ऐसा तो वो चीज हमें लेनी नहीं है। फिर पाकिस्तान से व्यापार भी बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, अखंड भारत का हिस्सा था। बांग्लादेश अखंड भारत का हिस्सा था। अगर अच्छा प्रस्ताव नहीं ब्रिजगोपाल जी, ब्रिजगोपाल जी, मृणाल जी का प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं बता देता हूँ। उनकी मजबूरी आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। जिनके राजनीतिक दल ने पूरे जीवन स्वतंत्रता से आज तक 75 वर्षों तक तुष्टीकरण की राजनीति की है, उनसे आप अपेक्षा नहीं कर सकते उत्तर की। क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि जो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि वहां मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिले। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिले। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि मुस्लिम महिलाएं हलाला से बरी हों। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमानों के जो बच्चे हैं उनको अपने उत्तराधिकार मिले। ये नहीं चाहती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी चाहती है मुसलमान अशिक्षित रहें, मुसलमान केवल धर्मांधता में लगे रहे और कांग्रेस को वोट देते रहे और ये डराकर धमकाकर वोट लेते रहे। अब दूसरा प्रश्न, अभी मृणाल जी कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि आप कह रहे थे कि अभी ड्राफ्ट नहीं आया है, जब तक हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अब आप समझिए ये वही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने सीएए का ड्राफ्ट नहीं आया और विरोध शुरू कर दिया। एनआरसी के नियम नहीं आए, विरोध शुरू कर दिया। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, एनआरसी राजीव गांधी के समय में देश में लाया गया आसाम के लिए और उसके नियम नहीं बनाए गए आज तक। तो ये दुर्भाग्य है, कांग्रेस पार्टी जिस तरह का तुष्टीकरण करती है, परंतु इस देश में बहुसंख्यक मुस्लिम जो पढ़े लिखे मुसलमान उनकी मजबूरी आप भी समझ रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि कॉमन सिविल कोड आए। जिनके राजनीतिक दल ने पूरे जीवन स्वतंत्रता से आज समझता हूँ कि वहाँ देखकर तुष्टीकरण की राजनीति अरब की तरफ देखकर मुसलमान सजदा करता है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि जो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि वहाँ मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिले। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिले। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि मुस्लिम महिलाएं हलाला से बरी। और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती इसके अवसर के जो बच्चे उनको अपने उत्तराधिकार मिले। ये नहीं चाहती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी चाहती है मुसलमान अशिक्षित रहे, मुसलमान केवल धर्मांधता में लगे रहे और कांग्रेस को वोट देते रहे और ये डराकर वोट देते रहे। दूसरा प्रश्न, अभी मृणाल जी कह रहे थे, मुझे बड़ा
अच्छा नहीं लग रहा था कि आप कह रहे थे कि अभी ड्राफ्ट नहीं आया है, जब तक हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अब आप समझिए ये वही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने सीएए का ड्राफ्ट नहीं आया और विरोध शुरू कर दिया, एनआरसी के नियम नहीं आए, विरोध शुरू कर दिया। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, एनआरसी राजीव गांधी जी के समय में देश में लाया गया आसाम के लिए, और उसके नियम नहीं बनाए गए आज तक। तो ये दुर्भाग्य है, कांग्रेस पार्टी जिस तरह का तुष्टीकरण करती है, परंतु इस देश में बहुसंख्यक मुस्लिम जो पढ़े लिखे मुसलमान है, समझदार मुसलमान है, वो भी चाहते हैं कि कॉमन सिविल कोड आए। दूसरी बात ये अभी कह रहे थे मृणाल जी के, मैं नहीं समझता हूँ कि वहां देखकर करते हैं। अरे जिस अरब की तरफ देखकर मुसलमान सजदा करता है, तो पाक मक्का की तरफ देखकर, तो वहां से देखता है, यही नहीं देखता है कि वह किस तरह के नए नए प्रयोग हो रहे हैं, किस तरह से नया वातावरण बन रहा है, किस तरह से सभी को समान जीने के अधिकार मिल रहे हैं। काफी गंभीर आरोप क्यों आप चाहते हैं कि उनको शिक्षा के, रोजगार के और समझदार होने के इसके अवसर ना मिले, केवल वो उसमें लगे रहे जिसमें कांग्रेस ने उन्हें डाल रखा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश की 15-16% की आबादी को आपने दुर्भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं छोड़ेंगी। और एक बात मैं आपसे फिर कहता हूँ, इसीलिए हम कहते हैं हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करते, तुष्टीकरण किसी का नहीं हो सकता, तुष्टि सभी की। कॉमन सिविल कोड संविधान के में जो आत्मा है संविधान की, उसमें समाहित किया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिसकी चर्चा मृणाल जी कर रहे थे कि आर्टिकल 44 में ये कहा गया है कि सरकार को समान नागरिक संहिता लाना चाहिए और उसके दिशा निर्देश देना चाहिए। आप बार बार देखते हैं समाज में कि जब भी कोई विषय आता है, कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा चिंता करती है कि संविधान भी अच्छा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन होना चाहिए। ये कॉमन सिविल कोड वो मामला है जो संविधान भी जिसकी आज्ञा दे रहा है, जिसकी आज्ञा सुप्रीम कोर्ट ने दी, जिसकी आज्ञा हाई कोर्ट ने दी, परंतु कांग्रेस का जो राजनीतिक गणित है उसको वो नहीं परफेक्ट बैठता हूं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि गोवा में है, आप क्यों नहीं ला रहे हैं, परंतु आपको ये पसंद है, आपको तो कुछ मौलानाओं का तुष्टीकरण करना है, मुसलमानों का नहीं। मैं फिर से बात कह रहा हूँ, जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा, जब तक प्रावधान देश के सामने नहीं आएंगे कि आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है, तब तक कोई भी जवाबदार आदमी इस पर प्रतिक्रिया कैसे दे देगा। ब्रजगोपाल जी पहले जवाब दीजिए, फिर मैं देवेंद्र जी के पास जाऊंगा। मैं देश के सामने रखने मृणाल जी महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। ब्रजगोपाल जी, मैं अपनी बात कह दूं, 10 सेकंड में अपनी बात कह दूं। मृणाल जी, विषय को मैंने आपसे कहा ना, कांग्रेस पार्टी के लोग विषय को भटकाते हैं, ये भटकाव है। हमने फिर कहा था, शुरू में मैंने यहीं से बात शुरू की थी कि संविधान का अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 प्रत्येक नागरिक को अपने धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता देता है, परंतु धार्मिक क्रियाकलाप और उसके सामाजिक क्रियाकलाप, इन दोनों में बहुत भिन्नता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये हम किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीन रहे, जो इस्लाम की आवश्यक शर्तें हैं, तौहीद होना चाहिए, नमाज होना चाहिए, रोजा होना चाहिए, धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, मैंने आपसे धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप क्यों बोल रहे हैं मृणाल जी? आप तो और प्रश्न कर लीजिए, मुझे मालूम है कि आपके पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि दुर्भाग्य यह है मृणाल जी का प्रश्न हो जाए उसके यहाँ पर कर रहे हैं, जिसने 75 वर्षों तक केवल तुष्टीकरण किया है। वो तुष्टीकरण भी समाज का नहीं किया है, समाज के कुछ नेताओं का किया है, समाज के कुछ आकाओं का किया है और उन लोगों का किया है जो समाज का भी शोषण कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, आपने जिस समाज के तुष्टीकरण की बात करते हैं उस समाज का भी तुष्टीकरण नहीं किया, उसमें भी बहुत असंतोष आपके प्रति है। उनको आपने किस तरह का जीवन दिया है, शिक्षा का रहित जीवन, मतलब या कहीं भी चले जाइए तो उनका मोहल्ला सबसे खराब। देवेंद्र जी से भी समझ लेते हैं कि मृणाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे उठाई है। देवेंद्र जी, कानूनी तौर पे आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर अगर ये लागू किया जाता है तो जो मृणाल जी ने सवाल उठाए वो बहुत ही महत्वपूर्ण। मृणाल जी, विषय को मैंने आपसे कहा ना, कांग्रेस पार्टी के लोग विषय को भटकाते हैं, ये भटकाव है। हमने फिर कहा था, शुरू में मैंने यहीं से बात शुरू की थी कि संविधान का अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 सभी लोग नागरिक को अपने धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता देता है, परंतु धार्मिक क्रियाकलाप और उसके सामाजिक क्रियाकलाप प्रवक्ता जी को शायद ये मालूम है। मैं आपसे फिर कोई भी कानून जब बनेगा तो वहां से लागू होगा, उससे पहले से लागू जो इस्लाम की आवश्यक शर्तें हैं कि तौहीद होना चाहिए, नमाज होना चाहिए, रोजा होना चाहिए, ज़कात,
जिस दिन ये कानून नहीं, लागू मैंने होगा आपसे कहा, मैं उस बीच दिन में चाहे नहीं वो बोल रहा था, भारतीय बोल रहे जनता हैं। पार्टी का हो, लड़ाई चाहे जी, आप तो कांग्रेस और का हो, प्रश्न चाहे करने कोई के भी हो, मालूम है कि आपके पास किसी जिस प्रश्न का कानून के उत्तर खिलाफ नहीं है। काम करेगा क्योंकि दुर्भाग्य यह और है कि उसमें आप जेल एक जाने ऐसे का प्रावधान राजनीतिक हो दल तो का निश्चित ही वो जेल प्रतिनिधित्व जाएगा। यहाँ बैठकर कर रहे हैं, यानी कि जब ये जिसने कानून जिस दिन 75 से लागू वर्षों होगा तक उस दिन से केवल मान्य होगा। तुष्टीकरण किया है। ठीक वो है, अपने मृणाल जी का तुष्टीकरण यहाँ भी पर जो समाज काफी का जो नहीं है, है समाज के चाहूंगा, कुछ मृणाल जी नेताओं का इसलिए कह किया रहे है, हैं अपनी बात, समाज के कुछ क्योंकि आकाओं का कांग्रेस किया है, पार्टी उन लोगों का 1986 किया है जो समाज ट्रिपल का भी तलाक के शोषण कर समर्थन रहे में हैं। जो तो बिल याद लाए थे, उसे रखिएगा, 1947 आपने में जिस लागू किया समाज था। के असल में तुष्टीकरण की इनकी बात करते हैं मैंडेट उस से समाज लागू का भी करने की तुष्टीकरण आदत नहीं है, किया, और जो उसमें आदत भी उनकी बहुत है वो असंतोष समझना है, आपकी वही मिली है। हमारी है। उनको हमारी आपने नहीं है, किस हम तो तरह का जो जीवन करेंगे दिया है, पूरी शिक्षा पारदर्शिता के साथ का करेंगे, रहित जीवन, जनमत हासिल करके मतलब करेंगे, कहीं भी चले और बिना जाइए तो उनका पारदर्शिता मोहल्ला के, बिना सबसे समाज खराब। को समझाए आपने हम उन्हें कभी क्या कोई दिया काम था, नहीं हम करते उन्हें हैं। बेहतर ये जिंदगी दें। हमारा भारतीय जनता पार्टी का हमेशा पक्ष रहा। ठीक है, मृणाल जी फाइनल कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगा। सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, उत्तराखंड में भी जो राज्य सरकार है वो उसको लागू करने के लिए काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। पुष्कर सिंह धामी वहाँ के जो मुख्यमंत्री, उनका स्टेटमेंट आ चुका है। मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इसको लेकर स्टेटमेंट दिया है। मीडिया में भी अब रिपोर्ट्स आने लगी कि सरकार जो है मसौदा तैयार कर रही है। आपसे अब हम ये समझना चाहेंगे कि अगर ये मसौदा जिस तरह से आपके सामने जब लिया जाएगा, आएगा, सामने आएगा, तो उस स्थिति में जो तमाम जो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर माने जाएं, या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसमें कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन देगी कि साहब कुछ ऐसी बातें। तो मैं आपसे वो समझना चाहूंगा कौन से, इसके अलावा कौन से मुख्य बिंदु हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी को दिक्कतें हैं कि भाई हो सकता है, या संशय कह लीजिए, जो संशय है वो आपके सामने मैं चाहूंगा कि आप रखें दर्शकों के सामने। पहली बात तो ये कि सरकार तेजी से आगे बढ़ने वाली सरकार नहीं है। इंदौर में देवेंद्र जी, हादसा हुआ, देवेंद्र जी आपका ध्यान आकर्षित नहीं आई। ई टेंडर के घोटाले किसने किए उसको सजा आज तक ये सरकार नहीं दिला पाई। महाकाल लोक के घोटाले में आज तक केवल प्राथमिक जांच कमेटी का ही गठन हुआ है। तो आगे बढ़ने वाली ये सरकार है नहीं, ये केवल भावनाएं उकसाने वाली सरकार है। दूसरा, हमें किसी चीज पे कोई संशय नहीं है। सरकार ड्राफ्ट लो जनता के सामने प्रस्तुत करे, उस पे हम प्राथमिक रूप से उसका अध्ययन करेंगे। जो सब लोगों के हित में देख होगा, जो अधिकार दिलाने वाले प्रावधान होंगे उनका हम समर्थन करेंगे। कोई प्रावधान अगर ऐसे हुए जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं, तो उस पर हम अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। पर आज जब तक प्रावधान सामने नहीं है, जब तक एक्ट सामने नहीं है, तब तक किसी तरह की कुल कल्पना के आधार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल पंत जी अपने समय देने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से ब्रजगोपाल लोया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्टूडियो में देवेंद्र रावत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, अपना महत्वपूर्ण विचार यहाँ पे साझा किए। तो कॉमन सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि अब देश में चर्चा होना शुरू हो गई है। भारत सरकार ने सभी से जो है इस पर अपने विचार भी साझा करने के लिए तमाम जो प्लेटफॉर्म से जरिए अपील भी की है। एक देश एक कानून एक संविधान को लेकर जो चर्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम जिस तरह से लगातार बता रहे हैं कि हमारे पड़ोसी जो देश हैं, जो हमारे देश से ही कटकर हमारे जो टुकड़े करके जो बनाए गए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहां पर भी यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसके अलावा अमेरिका जैसा विकसित देश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो तमाम ऐसे देश है जहां पे पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि सबके लिए समान कानून, कोई विशेष दर्जा नहीं है। और जब हम इस देश की बात करते हैं कि यहाँ पर इक्वालिटी की बात की जाती है, सर्वधर्म सद्भाव की बात की जाती है, सबको समान हक की बात की जाती है, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है समान कानून। किसी एक कानून के तहत कोई दोषी होता है और एक कानून के तहत कोई निर्दोष होता है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी विसंगति है। इसको लेकर चर्चा होना जरूरी है। पब्लिक फर्स्ट पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। हाँ सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर चर्चा की जा रही है पूरे देश। देखिए, हम तो पहले से इस बात को कहते आए हैं कि इस देश में एक संविधान, एक नियम होना चाहिए। समान नागरिक संहिता आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने लगातार इस देश में इस तरह से अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नियम बनाकर एकात्मता का जो सूत्र है उसके खिलाफ काम किया था। मेरा मानना है कि कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता इस देश के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण दोनों है। इससे निश्चित रूप से हर वर्ग को देश की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश में तैयारी